हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। स्टूडेंट्स, आज आप आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण, जो कि क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है। जी हाँ, क्षेत्रीय भाषा जो कि वैकल्पिक विषय होते हैं उनमें से एक भाषा चुननी होती है, तो वो है हिंदी भाषा शिक्षण। तो हम इस हिंदी भाषा शिक्षण की बात करने वाले हैं और इस पूरे पाठ के पहली इकाई की बात करेंगे। तो इस पूरा का जो विषय हिंदी विज्ञान शिक्षण जो है हिंदी शिक्षण, उसका प्रथम जो है वो है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रतिक्रिया, यानी इसके इकाई 1 को आज हम पढ़ेंगे। तो इकाई 1 जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अब याद रखिए, हिंदी भाषा क्यों सीखनी है उसके उद्देश्य के ऊपर प्रश्न रहेगा और कक्षा में प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी हिंदी भाषा सिखानी कैसे है, हिंदी भाषा सीखनी कैसी है, इन बातों पर हमारा पूरा खासा ध्यान रहेगा। तो ये ध्यान में रहेगा आपका इकाई 1। हम बात करेंगे इस वीडियो में इस इकाई के अंक विभाजन की, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की, इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरों की। तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 जितने भी अंकों के प्रश्न आते सब बात करेंगे, साथ ही साथ अंक विभाजन भी देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है, वीडियो मिस नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो आपको इकाई मिलेगी, ये कुल इकाई जो है इसका अंक विभाजित है 13। जी हां, इस पूरे अंक इकाई पर अंक आवंटित कितने हैं? 13 अंक। 13 अंक आवंटित किए गए इकाई 1 पर। तो चलिए मैं आपको बता दूं श्रीनाथ एजुकेशनल कंसल्टेंसी के कुछ पहलू। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए वेरियस प्रकार के विविध प्रकार के कोर्सेज ऑफर करते हैं। यह भारतवर्ष की एक जानी मानी संस्था है जिसमें आप सभी छात्रों को भारतवर्ष के किसी भी राज्य के हो, किसी भी प्रांत के हो, उन्हें विविध कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, साथ ही साथ बीए, डीएड, बीए, बीएड, बीए, डीएड, साथ ही साथ अनेक प्रकार के कोर्स, एमए और एएनएम और बहुत प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है। तो एमएससी, बीएससी, इन विविध प्रकार के किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं, चाहे वो नियमित हो या फिर स्वधाई हो, दूरस्थ शिक्षा पद्धति के हिसाब से, डिस्टेंस मोड या फिर रेगुलर, आप सभी माध्यम से प्रवेश पा सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम सभी उपलब्ध हैं। दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करेंगे तो आपको सभी जानकारी मिलेगी, फीस की जानकारी, विषयवार की जानकारी, परीक्षा पैटर्न से लेकर सब कुछ। साथ ही साथ हमारे यहाँ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की कक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, अगर आप प्रवेश लेकर ऑनलाइन क्लास कर पे घर बैठ कर भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। आप अगर कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास जाना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं डेली, तो वो भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज से अभी तक हजारों छात्रों ने पढ़कर, सैकड़ों छात्रों ने पढ़कर अपनी डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त किया है। साथ ही साथ सरकारी अधिकारी बनने का सपना भी पूरा किया है और वो उच्च पदों पर, विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए हैं। हमारे ही संस्था के द्वारा रीट में, राजस्थान में होने वाली रीट परीक्षा में सर्वाधिक छात्रों का चयन हुआ है। एकमात्र संस्था जो सर्वाधिक छात्रों का रीट में चयन कराती है। तो हमारा रीट, टीएड जो है, एमपीटीटी जो है, इन सभी की तैयारी करवाई जाती है, सीटेट की भी। तो आप जुड़े रह सकते हैं हमारी संस्था के साथ। और अगर आप इच्छित कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। प्रवेश को विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है तो आप जल्दी कीजिए, कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपके कोई सगी संबंधी, भाई बंधु या आप स्वयं इन कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, साथ ही साथ प्रवेश पाइए। तो चलिए, ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। और मैं बात करूं अगर हमारे इस चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो आप वीडियो मिस ना करें, आप फटाक से आप तक वो वीडियो पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम बढ़ते हैं हमारे इस पूरे इकाई के अंक विभाजन की ओर। तो बात करें इस इकाई 1 की बात करें जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य और कक्षा में प्रतिक्रिया, तो इस इकाई 1 पर कुल अंक आवंटित है 13। कितने आवंटित है इस पे भाई? 13 अंक आवंटित है। 13 मार्क्स मिलेंगे इस पूरे इकाई को पढ़कर। तो 13 मार्क्स इस पे क्या कहें दिए गए, 13 मार्क्स आवंटित है। इसमें से 1 मार्क्स के 3 प्रश्न आते हैं, 3 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि इसमें से वस्तुनिष्ठ है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कितने आ रहे हैं भाई? 3 आ रहे हैं एक एक नंबर के। फिर 2 नंबर का एक प्रश्न है, अति लघुत्तर प्रश्न कितना भी आ रहा है भाई? 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 मार्क्स का एक प्रश्न है, लघुत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। और इसमें से एक दीर्घ उत्तर यानी 5 नंबर का भी एक प्रश्न आ रहा है। जी हाँ, इसमें से लघु उत्तरीय 3 मार्क्स का 1 आएगा और दीर्घ उत्तरीय 5 मार्क्स का भी एक प्रश्न आएगा और अति लघु उत्तरीय भी 1 आएगा, यानी 3, 2 और 5, यानी 2, 3, 5 एक एक प्रश्न है। और जो एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है,
एक एक नंबर के कुल कितने हैं, 3 है। जी हाँ, एक एक नंबर के 3 है। तो ये तो बात कर दी मैंने इस इकाई के अंक विभाजन की। ये बात होगी इसके ऊपर कितने अंक आवंटित है, कितने अंकों के कौन से प्रश्न आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम बढ़ते हैं कि इस इकाई 1 में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, उनके उत्तर क्या है। और तो और इस पूरे इकाई पर जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, वो कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा जो विषय हिंदी भाषा शिक्षण जो क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है, इसमें से सबसे पहला यहां पर देखिए भाई, पहला एमसीक्यू, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। वहां तक मुझे पता है कि आप सब में से बहुत से लोग पहले से ही जानते होंगे कि भाई हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। दूसरा, मानक भाषा क्या है भाई। मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा मतलब जिसे माना गया हो, जिसका अपना व्याकरण हो, जिसमें साहित्य की रचना की जा सकती हो। तो मानक भाषा वह होती है जिसे साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है, जिसमें साहित्य की रचना की जा सके, लिटरेचर, कहानियां लिखी जा सके, व्याकरण हो, उसमें कविताएं लिखी जाती हो, है ना। तो मानक भाषा है साहित्यिक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं, साहित्यिक भाषा को कहते हैं। तो मानक भाषा का दूसरा रूप साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा का दूसरा नाम मानक भाषा। ऐसे ध्यान रखिएगा, आप 2 नाम है, कोई भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, तो ये 2 हो गए। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, मानक भाषा साहित्यिक भाषा को कहते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली भाषा से हुआ है। जी हाँ, हिंदी भाषा जो है उसका विकास किससे हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास जो है वो खड़ी बोली भाषा से हुआ। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली भाषा, इस भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगला, भारत भाषा जो है, अब ये मैं यहां पर एक कथन देने वाला हूं, ये कथन किसका हमें पहचानना है। तो कथन क्या है, देखिए, भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। भाषा जो होती है वह स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। तो भाई ध्वनि, भाषा जो है आप ध्वनि और स्वर के माध्यम से बता सकते हैं, अभिव्यक्ति उसका पहचान करा सकते हैं। तो किसने कहा है भाई, स्वीट ने कहा है। ठीक, ये जो भाषा विज्ञानी स्वीट है, स्वीट, तो ये स्वीट नाम याद रखिए। और मात्रा कैसे लगानी है, देखिए, 1 मार्क्स का जब कोई प्रश्न आता है और लिखना होता है जैसे स्वीट, और आपने मात्रा गलत कर दी इसमें, तो ठीक है, तो आप सोचेंगे 1 का आधा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 का 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। जी हाँ, गलत हो गया भाई, 1 ही नंबर का प्रश्न है, उसमें सिर्फ इतना लिखना था, सही मात्रा लगानी थी, और वो भी गलत कर दिया तो पूरे अंक नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ध्यान रखिए, भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। यह कथन किसका है भाई, ये कथन है स्वीट का। किसका कथन है, ये स्वीट का। जो भाषा वैज्ञानिक स्वीट है, उन्होंने कहा है कि भाषा जो है वह स्वर एवं ध्वनि के द्वारा अपने विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। यानी स्वर और ध्वनि के द्वारा आप अपने विचारों को अभिव्यक्तिकरण मतलब दूसरों के सामने रखना, अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, दिखाना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की बोली है। ध्यान रखिएगा, अब ये एमपीडीएलएड है तो बार बार मध्य प्रदेश से संबंधित जरूर पूछेगा। ठीक, तो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की बोली कौन सी है, हल्दी बोली। जी हाँ, हल्दी नहीं, आधा ल मत लगा देना भाई, किचन वाली हल्दी की बात नहीं हो रही है ना। हल्दी बोली, कौन सी बोली है ये, हल्दी बोली। तो भाई मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र, याद रखिए, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, हल्दी बोली। या उल्टा पूछ सकता है कि हल्दी बोली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की भाषा है, तो बताइए भाई, हल्दी बोली मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की भाषा है। ऐसा भी पूछ सकता है, उल्टा, वाइस वर्सा इसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भाई देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि। तो ये ब्राह्मी लिपि कैसे लिखना है, ध्यान से देख लीजिए, ब्राह्मी लिपि। जी हाँ, देवनागरी, भाई हिंदी भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि हम सभी जानते हैं, नहीं जानते तो ध्यान में रख लो भाई कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक, और देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि में हुआ, तो भाई ब्राह्मी लिपि में हुआ है। देवनागरी भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय, स्थानीय वहां की जो भाषा बोली है, स्थानीय ऐसे लिखते हैं तो ये छूट गया। ठीक है, हाँ, स्थानीय कुछ ऐसे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय भाषा या फिर बोली कौन सी है, भाई बुंदेली। कौन सी भाषा स्थानीय वहां पर, बुंदेली भाषा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय भाषा या बोली कौन सी है, बुंदेली है। ठीक, कौन सी भाषा है, बुंदेली। मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय भाषा बोली बुंदेली है। अगला प्रश्न,
भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल देना चाहिए? यानी कि भाषा जब सीखना है तो सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? लिखने पर ध्यान देना चाहिए, व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए, बोलने पर ध्यान देना चाहिए, सुनने पर ध्यान देना चाहिए, किस चीज पर देना चाहिए? तो भाषा सीखने का सबसे प्रथम चरण होता है सुनना। जी हाँ, कोई बालक जो छोटा बच्चा होता है जो बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो अपने बड़ों को सुनता है कि उसके बड़े आसपास कौन सी भाषा बोल रहे हैं, किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले सुनना सबसे प्रथम चरण है। अगर ठीक से सुनेंगे तो ठीक से बोल पाएंगे। कहा जाता है कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। मतलब अगर आप अच्छा स्पीकर बोलना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छा लिसनर यानी सुनना पड़ेगा। ठीक, तो वैसे ही तो भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल देना चाहिए? तो भाई सुनना। जी हाँ, सुनने पर बल देना चाहिए। किस क्रिया पर बल देना चाहिए? सुनने पर। ध्यान रखेंगे, भाषा शिक्षण में सबसे पहले सुनने वाली क्रिया पर बल देना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में मानक हिंदी रूप में प्रयुक्त होती है। अभी के समय में मानक हिंदी यानी हिंदी की माना हुआ रूप कौन सा है? तो वो है खड़ी बोली हिंदी। कौन सी? खड़ी बोली हिंदी। जी हाँ, वर्तमान में मानक हिंदी रूप में प्रयुक्त होती है। भाई हिंदी का मानक रूप है, माना हुआ रूप है कौन सा भाषा? तो खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी को वर्तमान में मानक हिंदी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है अगली दो। मालवी बोली का केंद्र स्थल इंदौर है। जी हाँ, मालवी बोली का केंद्र स्थल इंदौर है। कौन सी बोली का केंद्र इंदौर है? तो मालवी बोली का। ऐसे भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, ध्यान रखिए। मालवी बोली का केंद्र स्थल इंदौर है। इंदौर मालवी बोली का केंद्र स्थल है। अगला प्रश्न, मालवी भाषा का क्षेत्र उज्जैन है। भाई मालवी भाषा का क्षेत्र क्या है? उज्जैन है ना। उज्जैन मालवी भाषा का क्षेत्र है। अब केंद्र और क्षेत्र में फर्क है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। यहां पूछा मालवी बोली का केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर, कहां से शुरू हुई? तो भाई इंदौर से। अब कहां तक फैल गई, कहां कहां तक बोली जाती है? तो भाई उज्जैन तक। मालवी भाषा का क्षेत्र, अधिकतर लोग जिस एरिया में जिस भाषा को बोलते हैं वो उस भाषा का क्षेत्र बन जाता है। तो मालवी भाषा का क्षेत्र उज्जैन है। याद रखिए, केंद्र इंदौर है लेकिन क्षेत्र क्या है? भाई उज्जैन है। ध्यान रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। अगला 12वां वस्तुनिष्ठ। तो बोली विकसित होकर आगे किस चीज का रूप लेती है? भाषा का। बोली ही आगे जाके क्या बनती है? भाषा बनती है। तो बोली जो है वह विकसित होकर भाषा का स्वाभाविक रूप ले लेती है। जी हाँ, कोई भी भाषा बनने से पहले वह बोली होती है, लोग उसे बोलते हैं, फिर उसमें रचनाएं की जाती हैं, फिर उसका व्याकरण आ जाता है। तो कोई भी बोली ही आगे चलकर विकसित होकर, डेवलप होकर बोली ही क्या बन जाती है? लैंग्वेज, भाषा बन जाती है। तो बोली विकसित होकर भाषा का स्वाभाविक रूप ले लेती है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये 12 एमसीक्यूज। तो चलिए अब हम आगे अपने दीर्घ उत्तरीय, कुछ लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ने से पहले एक बार फिर से इन एमसीक्यूज, फिर से इन ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। मानक भाषा किसे कहा गया? भाई साहित्यिक भाषा को। साहित्यिक भाषा का दूसरा रूप मानक भाषा, मानक भाषा का दूसरा रूप साहित्यिक भाषा। प्रश्न क्रमांक 3, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? भाई खड़ी बोली भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली भाषा से हुआ है। तीसरा, भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। ये कथन किसका है? स्वीट का है। स्वीट ने कहा है भाई कथन। स्वीट ने कहा भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। व्यक्तिकरण ये किसने कहा? स्वीट ने। अगला, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की बोली है हल्दी बोली। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की बोली है हल्दी बोली। अगला, देवनागरी लिपि का विकास हुआ भाई किससे? ब्राह्म लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्म लिपि से। अगला, मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय भाषा क्या है? मध्य प्रदेश के सागर संभाग, सागर संभाग जो है उसकी स्थानीय भाषा बोली है बुंदेली। कौन सी भाषा बोली है? बुंदेली भाषा है। अगला, भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल देना चाहिए? भाई सुनने पर। भाषा शिक्षण में किस क्रिया पर सबसे पहले बल देना चाहिए? सुनने पर बल देना चाहिए। अगला, वर्तमान में मानक हिंदी के रूप में क्या प्रयुक्त होती है? भाई खड़ी बोली। वर्तमान में मानक हिंदी के रूप में प्रयुक्त होती है खड़ी बोली हिंदी। जी हाँ। अगला, मालवी बोली का केंद्र स्थल इंदौर है। केंद्र स्थल इंदौर है लेकिन क्षेत्र उज्जैन है। मालवी भाषा का क्षेत्र उज्जैन है। भाई अभी बताया, मालवी बोली का केंद्र स्थल इंदौर है, मालवी भाषा का क्षेत्र उज्जैन है। तो 12वां देख लीजिए अंतिम, बोली विकसित होकर आगे किस चीज का रूप लेती है? भाई भाषा का। बोली विकसित होकर भाषा का स्वाभाविक रूप ले लेती है। तो ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इन्हीं 12 में से आपको इस इकाई से 3 वस्तुनिष्ठ पूछेंगे, गारंटी 100%। अब बढ़ते हैं कुछ अति लघुत्तर प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो इसमें अगला है, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? भाई
आपने देखा होगा जो भाषा पूरे देश भर में बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो अगर कोई भाषा पूरे प्रदेश में बोली जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रादेशिक भाषा। जैसे कि हमारे भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, एक उसमें दिया हुआ है ना, धारा दी है कि हर राज्य भी अपना भाषा रख सकता है। हमारे यहाँ राज्य का जो निर्माण हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था, है ना। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगर हम इतिहास में जाएंगे, देखेंगे अपने संविधान को, तो पता चलेगा। तो भारत संविधान कहता है कि हमारे देश की एक राजभाषा, राष्ट्रभाषा तो होगी, लेकिन हर प्रदेश अपने स्तर पर एक भाषा रख सकता है, अपना प्रादेशिक भाषा रख सकता है। तो पूरे प्रदेश में होने वाले कामकाज के लिए जो भाषा रखी जाती है, आदर्श भाषा, उसे एक प्रादेशिक भाषा कहते हैं। प्रदेश में बोले जाने वाली, प्रदेश के राजकीय कार्यों में इस्तेमाल होने वाली, सरकारी काम में इस्तेमाल होने वाली भाषा को ही प्रादेशिक भाषा कहते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भाई हिंदी इस्तेमाल होती है, हिंदी एवं अंग्रेजी। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो राजभाषा, प्रादेशिक भाषा है, प्रदेश की भाषा है, वो कौन सी है भाई? हिंदी है। उत्तर प्रदेश में द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है उर्दू जैसे को, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, इन भाषाओं को वहां की प्रादेशिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न को। भाई हिंदी भाषा शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। हिंदी भाषा क्यों सिखाते हैं, इसके दो उद्देश्य देखो। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, आप हिंदी ही नहीं किसी भी भाषा को सीखना है, सबसे पहला अपने विचार को सही ढंग से प्रस्तुत करना, दूसरा दूसरे के विचार को सही ढंग से समझना। अगर हमें बोलना ही नहीं आएगा तो ना हम किसी और का किसी को अपनी बात समझा पाएंगे, और हमें कोई भाषा का ज्ञान नहीं है तो दूसरे की बात, बोली हुई बात को हम समझ भी नहीं पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही तो विचारों एवं भावों को व्यक्त करना, पहला उद्देश्य क्या होता है भाई हिंदी भाषा का? कि अपने विचार और अपने भाव को, है ना, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, आइडियाज को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, विचारों एवं भावों को व्यक्त करना। दूसरा विचारों का अर्थ ग्रहण करना, यानी दूसरे के द्वारा बोले गए भाव और व्यक्त को समझना, सुनना, है ना। तो विचारों का अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण मतलब उसके अर्थ को समझना, धारण करना। ठीक है। तो ये हिंदी भाषा शिक्षण के दो उद्देश्य हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हिंदी को ही राज या सरकारी भाषा का स्थान क्यों दिया गया? ठीक है। तो ये सवाल बड़ा आसान है कि हिंदी को क्यों बनाया गया, क्योंकि भारत में मेजॉरिटी यानी कि अधिकतर बहुसंख्यक लोग जो हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में कुल 40% से ज्यादा लोग, जी हाँ 41-42% तक के लोग ऐसे हैं जो हिंदी को या तो बोल लेते हैं, या तो समझ लेते हैं, तो लिखते हैं। तो 40% से ज्यादा लोगों द्वारा क्या बोली जाती है भारत में? हिंदी। इसीलिए हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया। वरना बाकी जो अन्य भाषाएं हैं 7%, 3%, 14% ऐसे ही बोली जाती है। अकेले हिंदी भाषा जो है वो 40% लोगों द्वारा बोली, सुनी और समझी जाती है। ठीक। तो इसलिए हिंदी को राज्य सरकारी भाषा का स्थान दिया गया है। हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं किंतु हिंदी में भी होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए। ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाषा क्या है? भाषा क्या है? व्यक्ति अपने विचारों, भावों को प्रकट करने के लिए एवं दूसरों के भाव एवं विचारों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए जिस चीज का प्रयोग करता है वही भाषा है। भाषा हमें हमारे विचार, हमारे भावनाओं को व्यक्त करने का, दूसरों तक समझाने का, पहुंचाने का एक जरिया है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा नहीं होती तो हम आम दिनचर्या में अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाते, दूसरे के भावों को समझ नहीं पाते, तो वही भाषा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। भाई राष्ट्रभाषा यानी पूरे देश भर में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, और राज मतलब सरकारी, सरकार जिस भाषा का इस्तेमाल करती है कामकाज के लिए उसे राजभाषा कहते हैं। भाई राष्ट्र और राज में अंतर समझिए। राज मतलब सरकारी और राष्ट्र मतलब देश। तो पूरे देश के लोग जिस भाषा का अधिकतर प्रयोग करते हैं, या जिस भाषा को देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोला, सुना और समझा जाता है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, राष्ट्र के लोग के लिए। लेकिन सरकारी काम के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल होता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो हमारे यहाँ राजभाषा भाई अंग्रेजी है और हिंदी है। जी हाँ, दोनों है, अंग्रेजी खासकर। तो आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा या सरकार के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, सरकार का जितना भी नियम कानून बनता है, सब कौन सी भाषा में होता है? अंग्रेजी भाषा में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारे यहाँ अंग्रेजी जो है राजभाषा है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मैंने आपको अंतर बता दिया। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि भाई राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है। तो ये है कुल 17 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आने वाली आगामी डीएलएड की परीक्षा में यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों से ये प्रश्न बार बार यही पूछे जा रहे हैं और आगे भी इनके ही पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप वीडियो रोक कर, पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या फिर आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं पर रोककर लिख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो रोककर वीडियो को लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। सो स्टूडेंट्स, बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की, तो उनमें से आपके सामने यहां पर दी गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कौन से हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको विविध प्रकार के कोर्सेस ऑफर करते हैं, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीए डीएड, सिर्फ डीएड, सिर्फ बीएड, एएनएम, साथ ही साथ एमएससी, एमए, बहुत सारे कोर्सेस ऑफर करते हैं। हमारे यहाँ रीट में सर्वाधिक विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ सिर्फ हमारी संस्था से। जी हाँ, और तो और हम डीएड का भी पढ़ाते हैं, और तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है और फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है। तो स्टूडेंट्स, देर ना करें, आप इनमें से किसी भी कोर्स में अपना या अपने सगे संबंधियों का, अपने पहचान मित्रों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र आपको सारी जानकारी मिलेगी, फीस से संबंधित, कोर्स से संबंधित सब कुछ मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध है। हजारों छात्रों ने अभी तक हमसे जुड़कर शिक्षा प्राप्त की है और उच्च पदों पर नियुक्त भी है। सरकारी नौकरी पाने का सपना आप रखते हैं तो हम आपका सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 18 है कि भाषा अर्जन के लिए भाषा शिक्षण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कोई 4 प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी अगर आपको भाषा जब सीखना है तो भाषा सिखाने के लिए जो 4 प्रमुख सिद्धांत लगते हैं वो कौन से सिद्धांत हैं, यानी किन सिद्धांतों के माध्यम से हम भाषा सीख सकते हैं। तो कैसा लिखेंगे हम, प्रश्न का इस्तेमाल करते हुए उत्तर लिखेंगे। कैसे, भाषा अर्जन के लिए भाषा शिक्षण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले 4 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित दिए गए हैं। डैश दे दीजिए। नंबर 1 लिखिए स्वाभाविकता का सिद्धांत। जी हाँ, स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक, उसमें भी डैश देके थोड़ी लिखिए कि भाई किसी व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही भाषा सिखाई जा सकती है। स्वभाव के आधार पर हम भाषा का टोन पहचानते हैं, भाषा किस प्रकार से गुस्से में बोली जा रही है, प्यार से बोली जा रही है, सही बोली जा रही है, गलत बोली, स्वभाव से पता चलेगा। दूसरा, प्रयत्न का सिद्धांत, इसमें भी डैश देके थ्योरी लिखिए। तीसरा, रुचि का सिद्धांत, इसमें भी डैश देके 4-5 लाइन की थ्योरी। जी हाँ, मैंने यहाँ शॉर्ट में इससे लिखा है कि जगह और समय की कमी है, इस कारण से आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद एक एक को एक्सप्लेन करना है। 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएगा 3 नंबर और 5 नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला है हिंदी भाषा शिक्षण में आने वाली बाधाओं को बतलाइए। जब हिंदी भाषा शिक्षण यानी हिंदी भाषा सिखाई जाती है तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं, कठिनाइयां आती हैं। तो भाई उसमें आने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित दी गई हैं। पहला तो भाई श्रवण स्तर, ये मैंने यहां से शुरू करना था, ये बीच में लिख दिया मैंने, आपको ध्यान रखेंगे। श्रवण स्तर, पहले भाई सुनने का, फिर उसके बाद बोलने का, है ना, ये स्तर देखना, बोलने का स्तर, उच्चारण स्तर, वाचन स्तर, पढ़ने का स्तर, लेखन स्तर, वाक्य रचना स्तर, शब्दावली स्तर। शब्दावली स्तर का मतलब होता है शब्दों, शब्दकोश है, हमारे पास शब्दों की कमी तो नहीं है ना, किस चीज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से भाषा शिक्षण में ये बाधाएं आती हैं। यानी कोई बच्चा भाषा सीख रहा है, उसको हम भाषा सिखा रहे हैं तो उसको ठीक से बोलना नहीं आता है, वाचन स्तर, पढ़ना ठीक से नहीं आता है तो कैसे करेगा। उच्चारण स्तर, उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, कई लोग शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते तो ये थोड़ा गलत होता है। ठीक है, लेखन स्तर, हैंड राइटिंग सुंदर होना, सही शब्द लिख पा रहे कि नहीं, मात्राओं में गलती तो नहीं हो रही, तो ये सब हिंदी भाषा सीखने में बाधा है। और ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ न केवल हिंदी भाषा बल्कि अन्य भाषाओं को सीखने में भी बाधा उत्पन्न करती हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की विधियां लिखिए। भाई द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की विधि बताओ। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की विधियां निम्नलिखित दी गई हैं। द्वितीय भाषा मतलब आपको एक भाषा आती हो, फिर हिंदी भाषा सिखानी है तो उस भाषा को, हिंदी भाषा को सिखाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की विधियां निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1, पहली विधि, व्यवहार या प्रयोग विधि। किसी भाषा को सिखाने के लिए उस भाषा का व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम अंग्रेजी पढ़े, कक्षा में अंग्रेजी हो, इंग्लिश पढ़े और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं जबकि इंग्लिश में बोलचाल पूरी बंद है, कक्षा में इंग्लिश लिख भी नहीं रहे, इंग्लिश बोल भी नहीं रहे, तो क्या इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो किसी भाषा को सीखने के लिए उसको व्यवहार में लाना, बोलचाल में लाना, बोलने से ही सीख सकते हैं ऐसा कहते हैं ना, तो भाई बोलचाल में लाना जरूरी है। तो व्यवहार या प्रयोग विधि। दूसरा, प्रत्यक्ष विधि, भाई करके दिखाओ, बोलकर दिखाओ। राम स्कूल जाता है, अगर ऐसी बात बोलनी है तो भाई अब कैसे बोलोगे अंग्रेजी में, राम गोज टू स्कूल, है ना, हम ऐसा बोलेंगे भाई। तो ये सब प्रत्यक्ष सामने बोलकर दिखाना पड़ेगा छात्रों को, तब छात्र सीखेंगे। फिर अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि मतलब छात्रों को बोलना चाहिए कि भाई यहां नहीं, आप
प्रैक्टिस कीजिए, आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करने की, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कहीं लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तो वो अप्रत्यक्ष विधि होगी, सामने नहीं, अपना घर पर जाकर कहीं भी, है ना, दूसरों के सामने नहीं। फिर वाक्य संरचना विधि, यानी वाक्य बनाने आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर शिक्षक कहता है कक्षा में कि भाई बताओ राम स्कूल जाता है, इसको इंग्लिश में लिखकर दिखाओ, तो राम गोज टू स्कूल, ही टीचर्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो वाक्यों की रचना कीजिए ना, तो ये करके भी अक्सर छात्रों को अंग्रेजी या हिंदी या कोई भी भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालकों के विकास में मातृभाषा या फिर संपर्क भाषा या फिर राष्ट्रभाषा का महत्व लिखिए। कैसा भी सवाल आएगा आपको लिखना है, मातृभाषा पूछे संपर्क भाषा पूछे, बात एक ही है। ठीक है, बालकों के विकास में मातृभाषा संपर्क भाषा का महत्व लिखिए, या हिंदी भाषा का महत्व भी पूछ देगा ना, तब भी आपको ये लिखना उत्तर। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, यही। ठीक, तो बालकों के विकास में मातृभाषा या संपर्क भाषा का महत्व निम्नलिखित दिया गया है। क्या महत्व होता है? पहला भाई विचार साधन, सोचने का साधन तो भाई मातृभाषा ही है। आप कभी भी जब सोचते हैं अपने दिमाग में, मन में सोच कर देखिए, आप कौन सी भाषा में सोच रहे हैं? आप अंग्रेजी भाषा में सोच रहे हैं क्या? सोच कर देखिए मन में, नहीं। यू कांट थिंक इन इंग्लिश, यू हैव टू थिंक इन योर मदर टंग। आपको मदर टंग मातृभाषा में ही सीखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो भाई सोचने का साधन है मातृभाषा। दूसरा ज्ञान अर्जन साधन, भाई ज्ञान अर्जित करने का, सीखने का, नॉलेज लेने का साधन भी क्या है? हमारा यही है। आपकी मातृभाषा हिंदी होगी, अधिकतर लोग की हिंदी है ना, मैं हिंदी बोल रहा हूं और इस हिंदी के माध्यम से आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ज्ञान अर्जन करने का साधन क्या होगा? यही हो गया मातृभाषा। विद्यालय जीवन का आधार, भाई विद्यालय में मातृभाषा हमारे जीवन का आधार होती है। मानसिक और बौद्धिक विकास हमारा किससे होगा? भाई हमारी मातृभाषा से ही। भावनात्मक विकास, भाई हम जो भावनात्मक विकास, इमोशनली जो डेवलप होते हैं, भावनात्मक विकास जो हमारा होता है, हमारी जो भावनाएं उमड़ कर बाहर आती हैं, वो हमारी अपनी मातृभाषा में ही आती है। जब हम बहुत खुश होंगे, कभी देखिएगा बहुत खुश होंगे आप, तो अपनी मातृभाषा में ही बोलेंगे, मातृभाषा में अपनी खुशियां व्यक्त करेंगे। बहुत दुखी भी होंगे तब भी मातृभाषा में ही अपना दुख व्यक्त करेंगे। ठीक, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सब कुछ हम अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। मातृभाषा के फलस्वरूप ये सब हो पाता है। तो यहाँ आपके सामने यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रख दिए, कैसे इनके उत्तर लिखने हैं। अब ये सारे प्रश्न पहले परीक्षा में आ चुके हैं, बार बार आते हैं, और इस बार ये डीएलएड की परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, आपने डीएलएड में प्रवेश लिया है, तो भाई ये आपको पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रोक कर आप प्रश्न उत्तर सारे लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये बात होगी पार्ट 1 इकाई 1 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जहां हमने इसके अंक विभाजन की बात की, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात की, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इन सब प्रश्न उत्तरों की बात की, इसका अंक विभाजन भी देखा, इस इकाई 1 के बारे में सब कुछ जाना। और तो और स्टूडेंट्स, इसको कैसे डिटेल में लिखना है ये भी देख लिया। 13 अंक हासिल कर सकते हैं आप अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो। और आप अन्य वीडियो देखने के हमारे चैनल पर जा सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, साथ ही साथ आप अन्य वीडियो देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।